वो मैंने यल यहाँ दिखा दूँ, रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा रुक जाओ, ये यल है और ये वायर का नाम लिख दिया जाए PQ। यहाँ भीड़ कम लगाओ, बस। अब ये वायर PQ हो गया। आप बताइए कि जब इसमें करंट फ्लो करेगा और उसमें भी करंट फ्लो करेगा तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपल्शन होगा? हाँ, रिपल्शन होगा, ये तो फिक्स है। तो इसका मतलब जो वायर PQ है वो क्या आएगा, इसकी तरफ या इससे दूर जाएगा? इससे दूर जाएगा। बच्चों ये x बराबर 0 पे है, ये x बराबर d का ये पोजीशन है। अब सवाल लिख लिया जाए कि फाइंड थोड़ा सवाल अच्छा सा बनाने के लिए ना एक काम और कर लो, इधर ही कहीं स्विच बना लो। जब कोई घटना होने वाला हो तो वहाँ पे टाइम बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किस समय हुआ, कोई टाइम वाइम का इंडिकेशन दे दिया जाए, तो इसलिए स्विच बनाया जाता है, बनाना चाहिए। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है आफ्टर स्विच क्लोज्ड, फाइंड स्पीड ऑफ वायर PQ of mass M and length L at distance x बराबर 3d। बच्चों ये वायर उधर जाएगा तो अभी x बराबर d पे है, थोड़ी देर बाद पहुंचेगा ना x बराबर 3d पर। तो वही पूछा है कि आफ्टर स्विच क्लोज्ड फाइंड स्पीड ऑफ वायर PQ ऑफ लेंथ L मास M एट डिस्टेंस x बराबर 3d। तो दिस इज द क्वेश्चन, ये लगाना आपको। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप पढ़ते थे, पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ाता था कि कितना स्पीड हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा, उसी के पैरेलल इस समय ये टॉपिक चल रहा है। अब शुरू करते हैं। सवाल को मैं लगाऊंगा, आप ध्यान से देखेंगे, कैलकुलेशन मैं खुद कर रहा हूं। अगर बच्चों मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि दो वायर के बीच का डिस्टेंस कितना है। आपने पढ़ा है 2I1 I2 अपॉन d। I1 नहीं बदलेगा, I2 नहीं बदलेगा, लेकिन d तो बदलेगा। और अगर d बदलेगा तो फोर्स कांस्टेंट हुआ कि वेरिएबल, और अगर वेरिएबल हुआ तो कैलकुलेशन कहाँ करें, d पे करें कि 3d पे करें कि उसके बीच में किसी डिस्टेंस x पे करें, उसके बीच किसी डिस्टेंस x पे करें। देखो आपको कितनी बात समझ में आती है, तो आप लोग विद्वान हो गए हो। अब किसी डिस्टेंस हमें x पे करना है, अब किसी डिस्टेंस x पे करना है कैलकुलेशन, तो बताना है अब आपको। चलो बच्चों बताओ फिर, F का मान जो फोर्स आएगा क्या आएगा, μ0 अपान 4 पाई 2I1 I2 अपान x इंटू L, बस। और ये फोर्स अगर किसी बॉडी पे लग रहा होगा तो उसका काम क्या है, असलरेशन प्रोड्यूस करना। मास तो दिया ही है वायर का, तो यह बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू ए, यहाँ पे μ0 अपान 4 पाई 2I1 I2 L अपान x। बच्चों a का मान हमें स्पीड निकालनी है तो v dv अपान dx मैंने ही पढ़ाया था काइनेमेटिक्स, तो v dv अपान dx बराबर हो जाएगा μ0 अपान 4 पाई
ये 2 से 4 काट सकते थे, आप काट दो। म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 L अपान M इंटू एक्स। बच्चों V dV बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 L अपान M और dx अपान x। नाउ रन लिमिट फ्रॉम 0 से V होगा और D से 3D होगा। समझ आ रहा है? इसके बाद थोड़ा सा इधर का उधर करोगे तो आंसर होगा। अब आपको मिल रहा है v² 2 बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 L अपान M और बच्चों log होगा अपर लिमिट अपान लोअर लिमिट कर दो तो कितना आएगा? log अपर लिमिट अपान लोअर लिमिट तो 3 आएगा। तो v का मान 2 से 2 उड़ जाएगा। रूट आया म्यू नॉट I1 I2 L अपान M ln 3 हो गया आंसर। समझ आ रहा? वो छूट गया है क्या? पाई छूट गया? पाई पाई का हिसाब कर लो, कुछ छूटने ना पाए। लगा दो पाई। चलो पाई आ गया। अभी आपको ये वाला सवाल समझ आ गया? ऐसा कोई क्वेश्चन देगा तो आपको कैसे करना है, ये मेथड है। पेपर में आजकल के फैशन में क्वेश्चन चल रहा है। 2 साल से टीचर इस पे टारगेट बना लिया है। मैग्नेट का मोशन पूछ रहा है, अभी तक पोटेंशियल पूछा जा रहा था। 2 सालों से कोरोना के बाद, कोरोना जब आया तो लोगों के दिमाग में इस बात का रोना आ गया कि अगर स्पीड पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड में तो कैसे आएगा। तो मैंने आपको लगा दिया, बिल्कुल आसान है, आप यूज़ करिए, सारे सवाल लग जाएंगे। कॉन्सेप्ट यही है। अब बच्चों आगे बढ़ाते हैं, एक सवाल और लेते हैं। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखा जाए। नोट हो गया? अच्छा ठीक, तब सवाल को देख लो, तब फिर अगर लिखे नहीं हो तो अभी थोड़ा समझो कि अब क्या क्वेश्चन आपको देना है लगाने के लिए। देखिए ये वायर है और करंट I1 है और बच्चों ये फिक्स है और इनफाइनाइट है। ग्रेविटी G है। कैसे भी किसी भी मेथड से मैंने इस वायर को यहाँ रोका है और इसमें करंट फ्लो कर रही है I2। ये PQ है। अभी शुरू में ये इक्विलिब्रियम में है। शुरू में क्या है? इक्विलिब्रियम में है। चलो लिखा है कि इनिशियली वायर PQ of mass M and length L is in equilibrium then find separation between wire at instant। सेपरेशन, दोनों के बीच का गैप नहीं दिया है ना। सेपरेशन बिटवीन वायर एट इंस्टेंट। इंस्टेंट माने जो सिचुएशन दिख रहा है इस समय का, इक्विलिब्रियम वाला। और दूसरा पूछा है आल्सो फाइंड टाइम पीरियड ऑफ वायर, टाइम पीरियड ऑफ वायर PQ। बच्चों यहाँ पे 2 सवाल है। पहला तो D का मान पूछा है, सेपरेशन पूछा है दोनों के बीच अगर इक्विलिब्रियम में है तो,
और इसके बाद थोड़ा स्टैंडर्ड जब और हम करते हैं अच्छा, तो टाइम पीरियड की बात आ जाता है। अब चलो इसका कैलकुलेशन जैसे पहला वाला है कि इस समय दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, वो आसानी से लग जाएगा, जल्दी से लगा लें आप। तो बच्चों एक बात बताओ, मैं आप ही लोगों से बात करते हुए सवाल लगाऊंगा, आप भी बताते रहेंगे और लिखते भी रहेंगे। आप ये बताना कि इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कौन वाला है, अट्रैक्टिव है कि रिपल्सन है? रिपल्सन। मान लो बीच का सेपरेशन कितना है, d है, यही तो पूछा है। और यहाँ पे अगर एंटी पैरेलल है तो फोर्स रिपल्सन होगा और मस्ट बी बैलेंस्ड बाई mg। तो ये F और mg क्या होगा, बराबर होगा, पहला केस। अब देखो पहली बात जो आई, मैग्नेटिक फोर्स F बराबर mg होगा। मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू अगर बताओ तो μ0/4 पाई 2I1 I2 अपान d इंटू L बराबर mg। d का मान आ ही जाएगा। आपसे अगर d पूछा है, आप इक्वेशन 1 बना सकते हो इसे, कहीं ज़रूरत पड़ेगा तो लिख लेना। बच्चों d का मान पूछा है ना, तो μ0/2 पाई mg I1 I2 L, ये हो गया व्हाट शुड बी सेपरेशन बिटवीन देम। ये सवाल हो गया है, बेसिक सवाल है, जैसे जेईई मेंस में आ गया, नीट में आ गया, मतलब सिंपल सवाल जिसको कि सभी बच्चों को आता है। लेकिन अगर जो रैंक 1 वाले बच्चे होंगे या थोड़ा और हायर लेवल पे स्टडी कर रहे होंगे अच्छे कॉलेज के लिए, तो वो इसको भी पढ़ के जाएंगे कि अगर इसका टाइम पीरियड पूछ लेगा तो कैसे निकालेंगे। क्योंकि यह मेरे को फील हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर इस वायर को थोड़ा सोचो, अगर हम इस वायर को थोड़ा सा दबा दें तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा, हाँ बढ़ जाएगा कि नहीं? डी कम हो जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, उसको वापस लौटाएगा। और अगर मैंने किसी को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया और मेरे डिस्प्लेस करने का मैंने जो किया उसका उसने अपोज कर दिया, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। यही पहचान है एसएम का कि इक्विलिब्रियम में होना है और वो इक्विलिब्रियम स्टेबल होना चाहिए, और थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जाए और वो अपोज कर जाए, तो इसका मतलब वहाँ पे हर हाल में मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा। तो बच्चों अब यहाँ पे टाइम पीरियड निकालने के लिए मेरे को तरीका क्या है कि थोड़ा डिस्प्लेस करो और इसके बाद फोर्स निकालो। क्या करो, थोड़ा डिस्प्लेस करो और इसके बाद फोर्स निकालो। अब इसको डिस्प्लेस करने का तरीका दो होगा, या तो मैं ऊपर की ओर उठा दूं और या तो नीचे की ओर धकेल दूं। अब इस दुनिया में लोग उठाने वाले नहीं हैं, अब जो मिलता है एक दूसरे को धकेलता है, तो जब सब वही कर रहा तो हम भी वही करें, हाँ दोनों काम कर सकते हो। लेकिन जब सब धकेल रहा तो चलो हम लोग भी धकेल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, आफ्टर स्लाइटली डिस्प्लेस, अब उसका दूसरा पार्ट इधर दिखाऊंगा इस साइड में। आफ्टर स्लाइटली डिस्प्लेस,
मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और बच्चों डिस्प्लेस किया और यहाँ पे अब डिस्टेंस कितनी हो गई, d माइनस एक्स हो गई। क्या हो गया? d माइनस एक्स हो गया। और ये फोर्स एफ डैश हो गया। ये दूसरा वाला फिगर बन रहा है, ये बनाएंगे तब उसके बाद आगे की बात होगी। पहला वाला तो बन गया, दूसरे वाले में ऐसे कर देना d माइनस एक्स और यहाँ एफ डैश कर देना। अब इसके आगे वहाँ लिखना, बोलो बच्चों एफ नेट लिखना मेरे को, एफ नेट। तो नेट फोर्स आप सुनाइए क्या लिखा जाएगा, एम जी माइनस एफ डैश या एफ डैश माइनस एम जी। हमने जिधर धकेला है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, जो मैंने काम किया है उसे हम क्या लेते हैं, प्लस, और उसका जो भी अपोज किया है वो क्या हो गया, माइनस। मैंने इसको धकेला है, मेरा काम है जी की तरफ उसको धकेलना। इसका मतलब जी की तरफ जब जा रहा होगा तो मेरा फेवर किया है, और मेरा फेवर जो किया वो क्या है, पॉजिटिव, और उसका जो अपोज किया होगा वो नेगेटिव है। अब बताइए क्या लिखा जाए, एफ डैश माइनस एम जी की एम जी माइनस एफ डैश? क्या बोलता है जी? हाँ, एम जी माइनस एफ डैश, हाँ ठीक बोलता है, यही होगा, बराबर एम जी माइनस एफ डैश। एफ डैश का मान पढ़ो, म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान d माइनस वाई इंटू एल। यही आएगा। तो छूट गया है क्या? अच्छा, d माइनस एक्स है, हाँ ठीक है, हमने y नहीं माना था, y एक्सिस है तो y ही मान लेते, चलो x माने तो x ही रखते, ठीक है, d माइनस एक्स। अब बच्चों थोड़ा और आगे सुनो, एम जी माइनस म्यू नॉट I1 I2 L अपान 2 पाई d कामन ले लो। मैंने d कामन ले लिया, क्या बचा, 1 माइनस एक्स बाई डी। आप अपने कॉपी में देखिए, ये जो पूरी वैल्यू है, ये वाली पूरी वैल्यू कितना है, एम जी है, हाँ एम जी है। अब आप लिखोगे एम जी, एक मिनट रुको, बच्चों आप लिखोगे एम जी माइनस एम जी 1 माइनस एक्स अपान डी पावर -1 बराबर एफ नेट। हमने स्लाइटली डिस्प्लेस किया है तो बाइनॉमियल एक्सपेंशन यूज़ करना पड़ेगा। अब अगर स्लाइटली डिस्प्लेस किया है तो बाइनॉमियल एक्सपेंशन, बच्चों बाइनॉमियल एक्सपेंशन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो आप थोड़ा मेरे को बताना क्या लिखवाओगे, एम जी माइनस एम जी और 1 प्लस एक्स अपान डी। एम जी अंदर ले जाओ, एफ नेट बराबर क्या लिखोगे, एम ए बराबर एम जी माइनस एम जी एक्स अपान डी। एम जी बिना एम जी हो गया। अब इसके आगे देखो ए का मान कितना आ रहा है, एम से एम तो कट ही जाएगा, माइनस जी अपान डी इंटू एक्स। मोशन सिंपल हार्मोनिक है तो ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है। सिंपल हार्मोनिक को पहचानने का तरीका है ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाए या एफ बराबर माइनस के एक्स टाइप का आ जाए। तो यहाँ पे आ रहा है, जो आ रहा है आप देख रहे हैं। तो बच्चों बताओ फिर ओमेगा का मान क्या हुआ, ओमेगा बराबर आया अंडर रूट जी अपान डी, और अब टाइम पीरियड का मान आया टी का मान, तो टी बराबर आया 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी।
T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपान जी, जहाँ पे D क्या है, दोनों के बीच का गैप। अगर D नहीं दिया था क्वेश्चन पेपर में, सुनो, अगर D नहीं दिया था क्वेश्चन पेपर में तो D का मान मैंने ये निकाला है, D नहीं दिया था। अगर D दिया होगा तब तो वो लिख लेना, और अगर D नहीं दिया है तो D कैसे लिख सकते हो, तब D का मान ये रख लेना। इसलिए इतना आसान सवाल नहीं बनाया था, समझा दिया है आपको, वैल्यू तो आ गई। पहले D निकाला, फिर T बराबर 2 पाई अंडर रूट D बाई जी आया, और अब इस D का मान तो रखना पड़ेगा ना आपको। और अगर सवाल में केवल D दे दिया जाए तो डायरेक्ट लिख देना। अब आपके एग्ज़ाम में जब आएगा तो D दे देगा, और सीधे फार्मूला 2 बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, L माने D अपान जी, आंसर हो गया। अब बच्चों इस D का मान वहाँ रख लेना, आंसर आ जाएगा। रख लोगे? ठीक। अब इसे नोट करके यहाँ पे ये काम ये भी समाप्त हो गया। अब चलें कुछ और आगे समझें, अब आगे क्या मिलेगा। हो गया? बच्चों जब इसे आप लिख लें तब फिर अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक फोर्स एंड टार्क, और फोर्स निकालने के दो कॉन्सेप्ट हैं, या तो चार्ज मोशन में होगा और या तो करंट फ्लो करेगा, दोनों हो गया। इसलिए फोर्स की कहानी समाप्त हो गई। जितने भी सवाल मिलेंगे इसी तरह से चीज़ें होंगी। अब इसके बाद हम जब आगे चलेंगे तो अगला पॉइंट आ जाता अपने आप टार्क। अब फोर्स के बाद क्या आ गया? टॉर्क। तो टार्क पे कुछ करना नहीं, एक सवाल केवल लगाना है। तो अब हमें अगला न्यूमेरिकल लेना है, प्रॉब्लम लेना है, क्वेश्चन लेना है, और उस क्वेश्चन के साथ टार्क की बात शुरू हो जाएगी।